नमस्कार बच्चों, कैसा काम कर रहे हैं आप? हाँ, कुछ बच्चों का काम मेरे पास आ रहा है, कुछ को नहीं भी आ रहा है। कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सबके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप वर्क अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप कॉपी सबमिट करवाएं। मेरे नंबर दोबारा बता देती हूँ, 9352834589। ये मेरा नंबर है। आप मुझे प्लीज़ कॉपी सबमिट करवाएं, तभी तो मैं देख पाऊँगी आप कैसा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई बात काम की। तो रोज़ आपको पढ़ाते हैं, आप कह देते हो मैम रोज़ पढ़ा देती है। ठीक है, पढ़ते भी हैं और साथ साथ में आज थोड़ी सी मस्ती भी कर लेते हैं। मस्ती का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बाहर घुमाने ले जाऊंगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, घर से बाहर नहीं, लेकिन एक कहानी की ओर तो ले जाती हूँ। अब वो कहानी बड़ी अच्छी है। आज इस समय उस कहानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो बेटा, कहानी तो आप कहोगे मैम इस समय क्या ज़रूरत है कहानी सुन के। ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगी सांप्रदायिक सद्भाव की कहानी। संप्रदाय मीन्स होता है धर्म। तो विभिन्न धर्मों के मध्य जो प्रेम होता है, उन धर्मों की सांप्रदायिक सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति प्रेम और स्नेह रखना चाहिए। आज कोरोना फैला हुआ है, लेकिन कई लोग अलग अलग बातें करते हैं, हम उन बातों में नहीं पड़ते। लेकिन हमें क्या करना है, सांप्रदायिक सद्भाव रखना है। तो आज मेरी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आपके लिए कोई पुराना तो नहीं है, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता तो सब लोग सुनते हैं, सब जानते हैं उनको। कौन सी कविता थी जो आप लोगों को एक बार सुनते ही याद आ जाएगी उनकी लिखी हुई? बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। ठीक है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता है। अब वो कहानियाँ भी बहुत ही अच्छी लिखती हैं, तो मैं आपको एक कहानी उनकी लिखी हुई सुनाऊंगी। पहले थोड़ा सा परिचय दे दूं आपको मैं लेखिका का। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। बाल्यकाल में ही कविताएं लिखने लगी थी वे, और 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लेने वाली वो प्रथम महिला थी। स्वतंत्रता संग्राम में अनेक बार जेल में यातनाएं सहने के पश्चात वो जो अनुभूतियाँ हुई थी वो कहानी में व्यक्त किए थे। उनका कहानी संग्रह आया था बिखरे मोती, जो उनका पहला कहानी संग्रह था। अब कवियत्री के साथ साथ उसके अलावा उन्होंने उन्मादिनी और सीधे सीधे चित्र उनके अन्य कथा संग्रह हैं। हिंदी साहित्य की जो सुप्रसिद्ध कवियत्री थी उनका देहांत हो गया था फरवरी 1948 को। तो आज मैं आपको 15 फरवरी थी वो, तो आज मैं आपको उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, हींग वाला। हींग वाला कहानी है सांप्रदायिक सद्भाव की। धर्म और जाति के नाम पर होने वाले सांप्रदायिक दंगों और हिंसा में जान माल की अपार हानि होती है और परस्पर नफरत फैल जाती है। ऐसे में काबुल के एक हींग वाले यानी हींग बेचने वाले खान की जो आत्मीयता, उदारता, इंसानियत, विश्वास की ये कहानी है, वो हृदय में मानवता, भाईचारा, सौहार्द और विश्वास को जगाती है। तो हम इसी कहानी को आज पढ़ेंगे और फिर इसको मैं आपको समझाऊंगी। पहले कहानी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी कहानी है। अम्मा, हींग वाला, कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे धर दिया और मोलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। धर दिया मीन्स होता रख दिया, यानी मोलश्री आंगन में लगा हुआ था, उसके नीचे बैठ गया, मोलश्री के पेड़ के नीचे। भीतरी बरामदे में 9-10 बरस के एक बच्चे ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करते हुए बोला, अम्मा, हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री
इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर में हाथ धोकर वह बाहर चली आई। बोली, हींग तो बहुत रखी है खान, अभी 15 दिन तो हुए नहीं तुमसे हींग ली थी। लगा खान ने सावित्री की बात सुनी ही ना हो। उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोनी मांगता है। 1 ही तोला ले लो, पर ज़रूर ले लो, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोल कर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी नहीं पाई थी कि उसने फ़ौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ। माँ, ये हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा माँ। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूँगी क्या, ढेर तो रखी है। खान, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने को आया है, घर पर ही पड़ी रहेगी, फिर आज हमको काबुल को जाता, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, माँ मत लेना, तुम कभी मना लेना, ज़बरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलें। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया और हींग की पुड़िया उठा ली। कितने पैसे हुए खान? 6.25 आने हुए अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर सावित्री के बच्चों को माँ की ये बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज़ हुए। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को इतने पैसे दे दिए और हम मांगे तो माँ कभी पैसे ना दे। सबसे छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 6 साल के लगभग थी, बोला, भैया मांगो तो भला माँ से पैसे, फिर हम लोगों को मलाई की बर्फ़ खाएंगे, माँ से पैसे मांगते हैं। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 6.25 आने पैसे दे दिए, हींग की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। इसके आगे कुछ कहने का साहस न हुआ, पर छोटे के कानों में तो मलाई की बर्फ़ की आवाज़ गूंज रही थी। मलाई की बर्फ़, ठंडा बर्फ़। वह माँ से बिगड़कर बोला, दो माँ, 6 आने हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी, वो बड़े गंभीर स्वर में बोली, माँ तुम माँ से पैसे ना मांगो, वे तुम्हें नहीं देंगी। उनका बेटा तो वही खान है, हम लोग नहीं हैं। सावित्री को इन बच्चों की बातों से हंसी आ रही थी। आप भी तो करते हो ना ऐसे, हमें नहीं देंगी माँ, बिना फालतू की चीज़ें तो ले आएंगी, और हम पैसे मांगे तो कहेंगी मेरे पास नहीं है। तो माँ उनकी बातों पर हंस पड़ी। उसने हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो चलो, बड़ी बड़ी बात बनाते हो, खाना तैयार है, चलो खाना खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसों के बदले हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोल पड़ा, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा, चलो पहले खाना खाओ, फिर मैं 1 रुपया तुड़ाकर तीनों को 6 आने दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया, 1 रुपये में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी लेगी, छोटे छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 6 आने लूँगा। और दोनों में मारपीट तो हो ही चुकी होती यदि मुन्नी 4 आने पैसे स्वयं लेना स्वीकार न कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सारी हींग खत्म हो गई थी। इसी बीच होली भी आई। शहर में कहीं भयंकर रूप से दंगा हो गया, बहुत से लोग मारे गए। इसमें मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मारा गया, फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ ही जाया करती थी। एक दिन सवेरे सावित्री उस मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतर पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी,
तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे थे, हाँ क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है हींग, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुँच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। तो सावित्री ने कहा, यहाँ तो आपस में बहुत ज़ोरों से दंगा हो गया है। खान कहता है, सुना, लेकिन समझ नहीं है लड़ने वालों को। सावित्री ने पूछा, खान दंगे की बात सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? तो खान ने दोनों कानों पर हाथ रखे और बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर लगता है जो मुझे होता। उसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तोड़कर सावित्री को दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान फिर आकर ले जाएगा कहकर सावित्री को सलाम करके चला गया। तो बच्चों, आज ये कहानी इतनी ही। इसके आगे का भाग मैं सुनाऊंगी अगले वीडियो में। आप इसको अच्छी तरह सुनेंगे और सोचेंगे आगे क्या हुआ होगा। ठीक है, अगली बार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।